दोस्तों 30 दिसंबर 1971 के दिन तिरुवनंतपुरम शहर के कोवलम बीच रिजॉर्ट में सुबह के समय एक कमरे में डेड बॉडी मिली और वो डेड बॉडी नीली पड़ चुकी थी। शरीर पर कुछ काले धब्बे नजर आ रहे थे पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जहर दिया हो। इन सभी आशंकाओं के बावजूद उनका पोस्टमार्टम किए बगैर अंतिम संस्कार कर दिया गया। और दोस्तों ये डेथ मिस्ट्री है ऐसे महान वैज्ञानिक की जिन्होंने भारत को अंतरिक्ष में उड़ना सिखाया, जो साइंस के जरिए देश की गरीबी दूर करना चाहते थे और जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के नाम से विख्यात और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर विक्रम साराभाई की मौत से एक दिन पहले तक जो बिल्कुल फिट थे, जिनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई थी, उनकी अचानक मौत से पूरे देश में सन्नाटा पसर गया था और वो अक्सर कहा करते थे कि अमेरिका और रूस उन पर नजर रखे हुए हैं। विक्रम साराभाई की मौत की गुत्थी आज भी एक रहस्यमयी पहेली बनी हुई है। और दोस्तों विक्रम साराभाई को वैसे तो किसी पहचान की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस समय पर भारत के लोगों के पास रोजगार नहीं था, खाने के लिए पैसे नहीं थे, देश चीन और पाक से युद्ध में उलझा हुआ था, उस समय उन्होंने भारत का तिरंगा अंतरिक्ष में फहरा दिया था और उनका ऐसा करने की वजह से भारत का नाम दुनिया के विकसित देशों के साथ लिया जाने लगा था। लेकिन दोस्तों आखिर कैसे उन्होंने भारत को अंतरिक्ष में पहचान दिलाई, कैसे देश के आजाद होते ही उन्होंने स्पेस प्रोग्राम की नींव रख दी और क्यों उन्हें एपीजे अब्दुल कलाम के कारण उन्हें विरोधियों का सामना करना पड़ा था। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर सच में उनकी रहस्यमयी मौत के पीछे अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का हाथ था। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम विक्रम साराभाई की लाइफ से जुड़े इन्हीं अहम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे और ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप एंड तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों मैं हूं शशांक पांडे, आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स। और दोस्तों अब अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो वर्ल्ड अफेयर्स को जरूर सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों आप में से जितने भी लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे कि इस आवाज के पीछे कौन है दोस्तों, तो मेरा नाम है शशांक पांडे और वर्ल्ड अफेयर्स पर अब आपको मेरे वीडियोस रेगुलरली देखने को मिलेंगे। और दोस्तों आपने अभी तक जितना मेरे वीडियोस को प्यार दिखाया है, जिसके कमेंट्स में अक्सर पढ़ता रहता हूं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूंगा और आशा करता हूं कि आप भी ऐसे ही हमें और हमारे काम को सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू। चलिए अब वीडियो पर वापस आते हैं। अर्ली लाइफ ऑफ विक्रम साराभाई। दोस्तों 12 अगस्त 1919 के दिन अहमदाबाद में एक समृद्ध जैन परिवार में विक्रम साराभाई का जन्म हुआ। उनके पिता अंबालाल साराभाई एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिनकी अहमदाबाद में ही कपड़े की मिल थी। दोस्तों उस समय साराभाई का पूरा परिवार भारत को आजाद कराने की जंग लड़ रहा था और क्योंकि अंबालाल एक बड़े घराने से ताल्लुकात रखते थे, इसीलिए उनके घर नेहरू और गांधी जैसे लीडर्स का आना जाना लगा रहता था। एक दिन रविन्द्रनाथ टैगोर भी उनके घर आए और उन्होंने नन्हे विक्रम को देखकर कहा कि ये बच्चा आगे चलकर कई बड़े काम करेगा। ये बात टैगोर ने विक्रम का चौड़ा माथा देखकर कही थी और उनकी ये बात आगे चलकर सही भी साबित हुई। विक्रम ने गुजरात कॉलेज से साइंस स्ट्रीम में इंटर की पढ़ाई की और हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का रुख किया। सेंट जॉन कॉलेज से साइंस सब्जेक्ट के साथ विक्रम ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और 1940 में उन्हें नेचुरल साइंस में ट्राइपॉस की डिग्री हासिल की। दोस्तों अब तक दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुकी थी और इस वजह से उन्हें भारत लौटना पड़ा। दोस्तों विक्रम चाहते तो विदेश में रहकर अच्छी नौकरी कर सकते थे या फिर अपने पिता की मिल का कारोबार संभाल सकते थे, लेकिन उनका विजन क्लियर था। वो देश के लिए कुछ करना चाहते थे और वो भारत को विज्ञान के क्षेत्र में एक उन्नत राष्ट्र बनाना चाहते थे और युवा उम्र में ही उन्होंने इसका सपना देख लिया था। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी। दोस्तों भारत लौटने के बाद उन्हें बैंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से इनविटेशन मिला और उस समय बहुत कम ही लोग विदेश जाकर साइंस पढ़कर लौटा करते थे। ऐसे में उन लोगों की अच्छी डिमांड थी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में ही पहली बार उनकी मुलाकात नोबेल पुरस्कार विजेता सर CV रमन और फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा से हुई। भाभा और साराभाई की मुलाकात काफी दिलचस्प रही और पहली मुलाकात में ही साराभाई ने भाभा को प्रभावित कर दिया था। दोनों की उम्र में यूं तो 10 साल का अंतर था, लेकिन कुछ ही समय में उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। सर CV रमन के मार्गदर्शन में साराभाई ने कॉस्मिक रेस पर रिसर्च करनी शुरू कर दी और रमन ने उन्हें उसी इंस्टीट्यूट में जॉब भी ऑफर की, लेकिन साराभाई ने आगे की पढ़ाई का हवाला देते हुए नौकरी से इनकार कर दिया। और दोस्तों ऐसे ही साल 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है और इस आंदोलन में साराभाई का पूरा परिवार भी पार्टिसिपेट करता है। दोस्तों इसी बीच एक दिन साराभाई ने बैंगलोर के इंस्टीट्यूट पर लगा ब्रिटिश फ्लैग उतारकर तिरंगा फहरा दिया था और इस घटना को लेकर उन्हें कोर्ट भी जाना पड़ा था, लेकिन उनके अंदर आजादी की अलख लगातार जलती रही। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शांत हुआ तो साराभाई PhD कंप्लीट करने के लिए वापस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए और इस बीच उनकी शादी भी हुई। और दोस्तों इसके बाद 1947 में देश को
200 सालों की गुलामी से आजादी मिली और इसी समय अपनी पीएचडी पूरी कर डॉक्टर विक्रम साराभाई भी वापस भारत आ गए। भारत आते ही उन्होंने सबसे पहले फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना की और इस स्थापना को लेकर कई लोगों ने उनका विरोध भी किया। लोगों ने कहा कि भारत अभी आजाद हुआ है और देश में काफी अस्थिरता है और अभी देश को पैसों की जरूरत है, लोगों को नौकरी चाहिए और लेबोरेटरी या साइंस पर पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे में साराभाई ने लोगों को समझाया कि साइंस के जरिए गरीबी को दूर किया जा सकता है और साइंस लोगों का पूरा जीवन बदल सकती है। पीएम नेहरू भी विक्रम साराभाई की बात से सहमत हुए और इसी तरह फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी की शुरुआत हुई। इंडियन स्पेस प्रोग्राम स्टार्टेड। दोस्तों, विक्रम साराभाई अपनी लेबोरेटरी में रिसर्च में लगे हुए थे। दुनिया के कई देशों के वैज्ञानिकों से उनकी दोस्ती भी थी और रूस, ब्रिटेन, जर्मनी और जापान के साइंटिस्ट के साथ अक्सर वो बात किया करते थे। 1950 के दशक में दुनिया में कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी और अमेरिका और रूस के बीच महाशक्ति बनने को लेकर एक अनडिक्लेयर्ड प्रॉक्सी वॉर चल रहा था। इस वॉर के दौरान दोनों देशों में पहले स्पेस में पहुंचने की होड़ लगी हुई थी और साल 1957 में रूस ने अपना पहला रॉकेट स्पुतनिक अंतरिक्ष में भेज दिया था। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला रूस पहला देश बन चुका था और रूस के बाद अमेरिका ने भी अपने स्पेस प्रोग्राम की गति तेज कर दी। जब ये सब हो रहा था उसी समय विक्रम साराभाई ने पीएम नेहरू से कहा था हमें भी स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में काम करना चाहिए और उन्होंने नेहरू को स्पेस प्रोग्राम की इंपॉर्टेंस के बारे में समझाया और अपनी बातों से उन्होंने नेहरू को कन्विंस भी कर लिया। साल 1962 में देश की सरकार की ओर से इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना हुई, जिसे इनकोस्पास कहते हैं। और दोस्तों, ये वही संस्थान है जिसने आगे चलकर इसरो का रूप लिया। हालांकि इससे पहले ही वो भारत को अंतरिक्ष में पहुंचाने का काम शुरू कर चुके थे और विक्रम साराभाई और होमी जहांगीर भाभा ने 1963 में तिरुवनंतपुरम में थुम्बा विलेज में देश का पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन एस्टैब्लिश किया। दोस्तों, भारत के पहले रॉकेट लॉन्च की कहानी भी काफी इंस्पायरिंग है और उस समय भारत के पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज थे और यहाँ तक कि रॉकेट के पार्ट्स और अन्य जरूरी सामानों को साइकिल और बैलगाड़ी पर लादकर स्टेशन पहुंचाया जाता था। इसकी पूरी एक अलग कहानी है दोस्तों, इस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि 21 मई 1963 के दिन भारत ने अमेरिका से खरीदा नाइकी अपाचे रॉकेट स्पेस में भेजा, जिसने 55 किलोमीटर की दूरी का सफर तय किया था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको एक और रोचक किस्सा बता देते हैं। एक बार एपीजे अब्दुल कलाम के कारण विक्रम साराभाई को विरोधियों का सामना करना पड़ा था। साराभाई ने कम उम्र के अंदर ही कलाम के अंदर छिपी प्रतिभा को पहचान लिया था और उनकी इस प्रतिभा को देखते हुए साराभाई ने उन्हें रोहिणी सैटेलाइट प्रोग्राम का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना दिया था। इसको लेकर बहुत से साइंटिस्ट ने कहा था कि कलाम को अभी अनुभव नहीं है और इस जिम्मेदारी के लिए वो काफी युवा है, लेकिन साराभाई अपनी बात पर अड़े रहे और अक्सर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी स्पीच में विक्रम साराभाई को गुरु कहकर याद किया करते थे। साराभाई के रिकमेंडेशन के बाद कलाम नासा गए थे और वहां से वो छोटे रॉकेट्स की लॉन्चिंग की कला सीख कर आए थे। चलिए वापस आते हैं कहानी पर दोस्तों। एक ओर जहां भारत का स्पेस प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ रहा था, वहीं दूसरी ओर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में देश का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी तीव्र गति से चल रहा था। भारत परमाणु रिएक्टर बना चुका था और अब बारी थी परमाणु हथियार की। लेकिन दोस्तों, साल 1966 जनवरी में देश को दो बड़े झटके लगे, जिसमें पहले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की और फिर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। इन दोनों की मौत की गुत्थी आज तक अनसुलझी पहेली बनी हुई है, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में कर चुके हैं, जिससे आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के जाने के बाद भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम बैकफुट पर ना आ जाए, इसीलिए इंदिरा गांधी ने विक्रम साराभाई पर भरोसा जताया और उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का हेड और साइंटिफिक एडवाइजर नियुक्त कर दिया। दोस्तों, यहाँ तक विक्रम साराभाई एज ए साइंटिस्ट दुनिया भर में विख्यात हो चुके थे और वैसे तो इंडिया ने स्पेस भेजे जाने वाला पहला रॉकेट अमेरिका से खरीदा था, लेकिन अमेरिका को इंडिया का न्यूक्लियर पावर कंट्री की तरफ बढ़ना परेशान कर रहा था। और दोस्तों, आखिर में इंदिरा गांधी के बार बार इंसिस्ट करने पर उन्होंने एटॉमिक एनर्जी का हेड बनने की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर ले ली और स्पेस प्रोग्राम और न्यूक्लियर प्रोग्राम दोनों की जिम्मेदारी अब डॉक्टर विक्रम साराभाई पर आ गई थी और वो बहुत ही केयरफुली इन दोनों चीजों को ऑब्जर्व कर रहे थे। समय बीतता चला गया दोस्तों और साल 1971 का समय आ गया। ये साल भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण था और इसी साल भारत और पाकिस्तान के बीच एक वॉर हुई थी और इसी दौरान भारत ने बांग्लादेश को आजाद करवाया था। दोस्तों, एक ओर जहां सरहद पर यह सब हो रहा था, वहीं दूसरी ओर देश के अंदर भी कई अहम प्रोग्राम चल रहे थे। इस साल भारत स्पेस में आर्यभट्ट सैटेलाइट भेजने की तैयारी कर रहा था और साथ ही रोहिणी सैटेलाइट का डिजाइन भी तैयार हो चुका था।
न्यूक्लियर वेपन की टेक्नोलॉजी विकसित करने से भारत कुछ ही कदम दूर था कि तभी 30 दिसंबर को एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। डेथ ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई। 230 दिसंबर के दिन वो केरला के कोवलम बीच रिजॉर्ट में रुके हुए थे और पूरे दिन उनका शेड्यूल काफी व्यस्त रहा। उन्होंने पहले रशियन रॉकेट की लॉन्चिंग देखी, शाम को उन्होंने तुम्बा रेलवे स्टेशन की नींव रखी थी और रात को वो अपने रिजॉर्ट में कमरे में सोने चले गए। केरला आने से पहले उन्होंने अपना बॉडी चेकअप कराया था और उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई थी। साराभाई वैसे तो सुबह 5 बजे उठ जाते थे, लेकिन 30 दिसंबर के बाद उनके लिए अगले दिन की सुबह नहीं हुई। जब बहुत बुलाने पर भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो दरवाजा तोड़ दिया गया और बेड पर विक्रम साराभाई की डेड बॉडी पड़ी हुई थी जो ठंडी हो चुकी थी। अगले दिन उन्हें मुंबई जाना था और रोहिणी सैटेलाइट की डिजाइन की समीक्षा करनी थी, लेकिन उनके सभी काम अधूरे रह गए। साराभाई की डेड बॉडी फैमिली को सौंप दी गई और बेटी मलिका ने अपने पिता की चिता का दाह गर्म कर दिया। हैरानी की बात यह रही कि साराभाई की रहस्यमयी मौत के बावजूद उनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया और उनकी मां सरला देवी और उनकी पत्नी मृणालिनी ने इंदिरा गांधी से पोस्टमार्टम ना करने की रिक्वेस्ट की। परिवार की बात का सम्मान किया गया और उनके शव की कोई जांच नहीं की गई। दोस्तों, अब तक विक्रम साराभाई की बेटी समेत कई लोग उनकी मौत को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की मौत की तरह ही साराभाई की मौत के पीछे भी अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का हाथ बताया जाता है। मशहूर रॉकेट साइंटिस्ट नंबी नारायण ने रेडी टू फायर बुक में भाभा और साराभाई की मौत का कनेक्शन होने की भी बात कही है। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका को साराभाई से डर लगने लगा था और अमेरिका को लग रहा था कि भारत जल्द ही परमाणु बम विकसित करने वाला है और साथ ही अंतरिक्ष में भी भारत उसे सीधी टक्कर देने वाला है। अमेरिका अच्छे से जानता था कि विक्रम साराभाई में वो विजन है जो भारत को विज्ञान के क्षेत्र में एक नई पहचान दिला देगा और दोस्तों इसीलिए कई लोग मानते हैं अमेरिका ने उनके साथ ऐसा किया था। उनकी मौत की कुछ फाइल CIA ने अपने पास रखी हुई है और उन्हें हाईली कॉन्फिडेंशियल कहा गया है। हालांकि दोस्तों, उनकी मौत से 30 साल बाद उनकी कुछ फाइल्स को सार्वजनिक किया गया था, लेकिन उसमें से भी कुछ हिस्सों को ब्लैकआउट कर दिया गया। दोस्तों, शायद उस हिस्से में साराभाई की मौत के पीछे के कई बड़े राज छुपे होंगे। दोस्तों, भारत सरकार ने विक्रम साराभाई को 1966 में पद्म भूषण और 1972 में उनके मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। साल 2019 में उनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी में उनके सम्मान में गूगल ने अपना डूडल भी बदल दिया था और बीते साल भारत ने चंद्रयान मिशन में भेजे गए लैंडर का नाम भी विक्रम के नाम पर रखा था। और दोस्तों, ऐसे ही और भी कई बड़े सम्मान और उपलब्धियां विक्रम साराभाई की फहरिस्त में शामिल हैं। दोस्तों, विक्रम साराभाई के विजन और लीडरशिप की ही बदौलत है कि आज भारत स्पेस एक्सप्लोरेशन में चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन में शानदार कामयाबी हासिल कर पाया है। साराभाई की लेगेसी दशकों से इंडिया की नहीं बल्कि विश्व भर के साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स को इंस्पायर कर रही है। आज भारत स्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी में जिस मुकाम पर खड़ा है उसका पूरा श्रेय विक्रम साराभाई को ही जाता है और ऐसी महान शख्सियत को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। दोस्तों, बाकी आपको क्या लगता है, क्या विक्रम साराभाई की मौत नेचुरल थी या वो एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था? और दोस्तों, क्या उनकी डेथ मिस्ट्री कभी सॉल्व हो पाएगी? इस बारे में अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।